ग्राफ ऑल ऑफ यू। आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जैसे कि आप नाम देख रहे हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं न्यू सिलेबस का पास्ट ईयर का वेटेज देखूं तो इस चैप्टर से 5 से 8 एमसीक्यूज आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट कई बार इंस्टीट्यूट ना सरप्राइजेस देता है, वो एकाएक किसी भी चैप्टर का वेटेज बहुत बढ़ा देता है। अगर ये सरप्राइज कभी इंस्टीट्यूट को इस चैप्टर से देना हुआ तो ये चैप्टर 10 से 15 नंबर तक भी पूछे जाने का पोटेंशियल रखता है। और मैं अगर इस चैप्टर का इतिहास देखूं ना, मतलब ये न्यू सिलेबस से पहले ओल्ड सिलेबस, उससे भी पुराना सिलेबस, अगर मैं वो सारा इतिहास अगर देखूं तो इस चैप्टर को इंस्टीट्यूट ने हमेशा इज्जत दी है। मतलब हमेशा एक ठीक ठाक इसका वेटेज रहा है और ये हमें इंस्पायर करता है कि इस चैप्टर को हम ठीक से पढ़ के जाएं। अब क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा लेंदी भी है, हमें लगभग 8 से 10 क्लासेस लगेंगे इस चैप्टर को खत्म करने में। और इस चैप्टर में ना हम कई सारे डिसीजंस लेना सीखेंगे। आप कह सकते हो कि ये एक डिसीजन मेकिंग बेस्ड चैप्टर है। बड़े सारे हम छोटे छोटे डिसीजंस लेंगे। किस तरह के डिसीजंस? अब मान लीजिए हम एक नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या होगा कि क्या इतने यूनिट्स बेच लेंगे कि हमें कम से कम नुकसान ना हो, मतलब हम अपनी पूरी कॉस्ट रिकवर कर लें। जब हम ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं जहां पे हमें कोई नुकसान ना हो तो हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। तो हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालना सीखेंगे। अब ब्रेक इवन पॉइंट भी कई तरह के होते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कैसे निकलता है, रुपीस में कैसे निकलता है, कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, कैश ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। हम ब्रेक इवन एनालिसिस यहाँ पे सीखेंगे। अब हमारी कंपनी में दूसरा डिसीजन की बात करूं, अगर मान लो हमारी कंपनी में भाई शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है, अब वो मालिक चाहते हैं रिटर्न कमा के दें, तो हमने सोचा भाई अगले साल कम से कम 25 करोड़ का प्रॉफिट कमाना है। तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट अकाउंटेंट से पूछ रहे हैं, बताओ भाई 25 करोड़ का प्रॉफिट कमाने के लिए कम से कम कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। हमें पहले से ही पता हो कि इतना टारगेट प्रॉफिट है तो हम फिर एफर्ट उसी हिसाब से लगाएंगे, भाई इतने यूनिट्स तो कम से कम बेचने पड़ेंगे। अब चाहे हम मार्केटिंग की हेल्प लें, प्रमोशन की हेल्प लें, कोई ऑफर निकाल दें, क्वालिटी बढ़ा दें, कुछ भी करें, तो हमारे दिमाग में अगर टारगेट प्रॉफिट होगा तो हम फिर उसी तरीके से मेहनत करेंगे। तो टारगेट प्रॉफिट कमाने के लिए हम कितना सेल करें उस बात को एनालाइज करना सीखेंगे। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए जिस सिनेरियो में काम कर रही है, हमारे रॉ मटेरियल में बड़े चेंजेस आ रहे हैं। मान लो हम गाड़ी मैन्युफैक्चर करते हैं, कार मैन्युफैक्चर करते हैं, और कार मैन्युफैक्चर करने के लिए स्टील चाहिए। स्टील के प्राइसेस मान लो इंटरनेशनली बढ़ रहे हैं और डोमेस्टिक में भी हमारे जो स्टील के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब स्टील का प्राइस बढ़ेगा तो हमारी गाड़ी की कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी। कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ेगा। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करना सीखेंगे। कंपटीशन के चलते हमें सेलिंग प्राइस गिराना पड़ रहा है, कॉम्पिटिटर ने गिराया तो हमें भी गिराना पड़ रहा है। सेलिंग प्राइस गिराएंगे तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ेगा। तो ये असर कैसे पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, और इसको नलीफाई करने के लिए क्या करें, ये सब एनालाइज करना सीखेंगे। अब अभी कार बनाने की बात कर रहे थे। मान लो हम कार मैन्युफैक्चर करते हैं और कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें सीट्स चाहिए, गाड़ियों के लिए सीट चाहिए, टायर चाहिए। ये सीट टायर मान लो अभी हम दूसरी कंपनी से खरीदते हैं। हमारे पास ये मान लो हमारे पास टेक्निकल नो हाउ है कि हम भी बना सकते हैं। तो इसको बाहर से खरीदते रहें या खुद बनाएं, मेक और बाय, मैन्युफैक्चर करें या बाय करें, इसका डिसीजन लेना सीखेंगे कि क्या हमें कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा। कई बार हमें बाहर फॉरेन कंट्री से एक स्पेशल ऑर्डर आएगा, उस स्पेशल ऑर्डर को एक्सेप्ट करें कि ना करें। मान लो एक बहुत बड़ा ऑर्डर आ गया, इतना कभी डोमेस्टिक मार्केट से नहीं आता, लेकिन क्योंकि उसने बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है तो वो साथ में एक कंडीशन लगा रहा है, भाई देखो तुम अपने डोमेस्टिक मार्केट में ये 25 रुपए का बेचते होगे, हमसे अगर ये बड़ा ऑर्डर लेना है तो 18 रुपए में बेचोगे तो हम ये ऑर्डर देंगे। अब ये 18 रुपए में एक्सेप्ट करें कि ना करें, लालच तो आ रहा है, वॉल्यूम बहुत बड़ा है, लेकिन 18 रुपए में एक्सेप्ट करें कि ना करें बड़ी सारी बातों पर निर्भर है। मान लो हम 1 लाख यूनिट्स बनाते हैं, सारा का सारा हमारा डोमेस्टिक मार्केट में 25 रुपए का बिक जाता है। तो जब हमारा सारा का सारा डोमेस्टिक मार्केट में 25 रुपए पे बिक जाता है तो क्या करेंगे उस फॉरेन बायर को, भाई तू फॉरेन होगा अपने घर पर होगा, हमें नहीं चाहिए, हम अपना डोमेस्टिक ही बेच लेंगे। लेकिन मान लो हमारी क्षमता 1 लाख बनाने की है, 1 लाख यूनिट्स बनाने की हमारी कैपेसिटी है, लेकिन हम ना डोमेस्टिक मार्केट में 40,000 ही बेच पाते हैं। 60,000 की कैपेसिटी हमारी फैक्ट्री की खाली जाती है, स्पेयर रहती है। अब हम सोच सकते हैं, लेकिन स्टिल उसको 18 रुपए देने से पहले हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हम अपनी कॉस्ट रिकवर कर पा रहे हैं कि नहीं रिकवर कर पा रहे हैं। मतलब ये बड़े सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे कि हमने बोला मेक और बाय सीखेंगे। अगर कोई स्पेशल ऑर्डर आएगा तो उसका प्राइसिंग डिसीजन क्या होगा, प्राइसेस में बदलाव आएगा तब क्या करेंगे, की फैक्टर क्या होता है, सीवीपी एनालिसिस क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ये सब बातें हमें इस चैप्टर में सीखनी है।
एक एक करके हम सारी बात करेंगे, जैसे कि हमेशा मैं करता हूँ। पहले हम बेसिक बातें करेंगे, धीरे धीरे अपनी डिस्कशन को एडवांस करते हुए चलेंगे। अब अपना मेन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कुछ हम नोट कर लेते हैं, और वो नोटिंग करने के बाद अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए अब आप एक हेडिंग डालेगा, बेसिक फीचर्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। बेसिक फीचर्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। इसमें पहला पॉइंट लिखेगा, all costs are classified into a variable cost, B fixed cost. Point number 2, only variable cost are treated as product cost and hence are charged to product. Point number 3, all fixed costs are treated as period cost and hence are written off against profits in the period in which they arise. इसके बाद नीचे कुछ नोट्स लिखेगा। नोट नंबर 1, variable cost are those costs which vary in direct proportion to the volume of production. Example, रॉ मटेरियल या फिर जिसे हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी बोल देते हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एटसेट्रा। ठीक है, और अगर हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो कुछ ऐसे दिखेगा। ये रही वेरिएबल कॉस्ट, ये है यूनिट्स, ये है कॉस्ट रुपीस में। यूनिट्स जीरो, वेरिएबल कॉस्ट जीरो, यूनिट्स बढ़ाते जाओ तो वेरिएबल कॉस्ट भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर पेज बदलें। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, मैंने पेज बदल दिया है। नोट्स में नोट नंबर 2, fixed costs are those costs which do not vary with
change in volume of production, full stop. In other words, fixed cost remains same irrespective of number of units produced. Example, rent, salary, इंश्योरेंस एट्सेट्रा। और इसको भी अगर हमें यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देखना हो तो हमारे यूनिट्स चाहे जितने मर्जी हों, फिक्स कॉस्ट हमें पता है कि वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पर यूनिट्स, वाई एक्सिस पर कॉस्ट। यूनिट्स जीरो हैं तब भी कॉस्ट हमारी लग रही है, यूनिट्स बढ़ भी रहे हैं तब भी कॉस्ट हमारी सेम ही है। यही फिक्स कॉस्ट का नेचर होता, इसको नोट करो। अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा था कि हमें इस टॉपिक में कई सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं, तो जो पहला कॉन्सेप्ट अभी हमें यहाँ डिस्कस करना है उसका नाम है CVP एनालिसिस। C स्टैंड्स फॉर कॉस्ट, V फॉर वॉल्यूम एंड P फॉर प्रॉफिट। मतलब कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट का एनालिसिस करना सीखना है। तो उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखते हैं, फिर सारा डिस्कशन एक साथ ही करेंगे, ठीक है। हेडिंग डालेगा आप इसके नीचे, ये नोट्स दो ही थे, इसके नीचे अब आप एक हेडिंग डालेंगे, कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस, ब्रैकेट में लिखेगा CVP एनालिसिस। और इसके नीचे लिखना CVP एनालिसिस is a technique that is used by management to evaluate how cost and profit are affected by change in volume of business activities. Two basic techniques of CVP analysis are: number one, the contribution margin analysis. Number two, ब्रेक इवन एनालिसिस। इसको नोट करो, फिर हम डिस्कशन शुरू करें। चलिए अब ना अपने पेन छोड़ के ध्यान से प्लीज मेरी बातों को सुनिएगा। हम पहला कॉन्सेप्ट यहां पर कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? CVP एनालिसिस, ठीक है। अब आप तो 11th क्लास से अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, आपने अब कई बार ये सुना होगा
कि सेल्स में से कॉस्ट को माइनस कर दें तो प्रॉफिट निकल के आता है। ना भी पढ़ा हो, कॉमन सेंस लगाओ, भाई सेल में से अपनी कॉस्ट माइनस कर दोगे तो बचा हुआ प्रॉफिट है। हम जो ये सीवीपी एनालिसिस पढ़ रहे हैं बेसिकली इन्हीं तीन चीजों का तो एनालिसिस करना है। सी मीन्स कॉस्ट, वी मीन्स वॉल्यूम, वॉल्यूम बेसिकली सेल्स का ही दूसरा नाम है, वी मीन्स वॉल्यूम, एंड पी मीन्स प्रॉफिट। मतलब हमें इन तीन चीजों का एनालिसिस करना है कि कैसे ये तीन चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, एक में भी चेंज आता है तो दूसरे पे क्या असर पड़ता है। इसी सब चीजों को हमें यहां पर एनालाइज करना है। सेल्स और प्रॉफिट में तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब हम बात करेंगे ना कॉस्ट की, कॉस्ट यहां पर थोड़ा सा हमें अलग तरीके से देखना है। देखो, जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉस्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जब भी कॉस्ट आता है तो कई सारे खर्चे दिमाग में आ जाते हैं। सैलरी, रेंट, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, रॉ मटेरियल कॉस्ट, कई सारे खर्चे दिमाग में आते हैं। लेकिन ये चैप्टर कहता है हमें ना खर्चे को नेचर के हिसाब से नहीं, हमें खर्चे को यहाँ पर वेरिएबिलिटी के हिसाब से चेक करना है। मतलब यहाँ पे खर्चा या तो वेरिएबल नेचर का होगा, वेरिएबल कॉस्ट होगा, या फिर फिक्स नेचर का होगा, फिक्स कॉस्ट होगा, और कोई तीसरा क्लासिफिकेशन नहीं है। नॉर्मली हम खर्चे बड़े सारे बोल देते हैं, 100, 200, 400 खर्चे होते हैं, लेकिन यहाँ पे कहता है भाई नहीं, इतना लंबा चौड़ा क्लासिफिकेशन नहीं करना, हमें या तो खर्चे को इस नजर से देखना है कि वो वेरिएबल है या वो फिक्स्ड है। मतलब जब मैं बोलूंगा रेंट, तो रेंट बोलते ही ये चैप्टर क्या बोलता है, इसको रेंट मत बोलो, इसको बोलो फिक्स कॉस्ट। जब हम बोलेंगे रॉ मटेरियल, तो ये चैप्टर बोलेगा उसको रॉ मटेरियल मत बोलो, इसको बोलो वेरिएबल कॉस्ट। एक ही खर्चे को हम वैसे कई तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे से जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मैं उनको क्लासिफाई कई तरीकों से कर सकता हूँ कि कितने, जितने मेरे से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उसमें से कितना परसेंटेज बॉयज़ का है, कितना परसेंटेज गर्ल्स का है, या फिर जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं उसमें से कितने ग्रेजुएट्स हैं, कितने अंडर ग्रेजुएट्स हैं। मतलब मैंने क्लासिफाई कर दिया उनके क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। या मुझसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं कितने दिल्ली के हैं और कितने दिल्ली के बाहर के हैं, मैंने ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब, ज्योग्राफी के हिसाब से उनको क्लासिफाई कर दिया। तो ऐसे ही खर्चा भी, खर्चों को भी क्लासिफाई करने के कई सारे तरीके हैं। उसके नेचर के हिसाब से क्लासिफाई कर दो, उसकी वेरिएबिलिटी के हिसाब से क्लासिफाई कर दो। हमारे सिलेबस में एक चैप्टर है ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट, वहाँ पर भी हम देखेंगे कई तरह के और भी चीज़ें डिस्कस करनी है हमें। मतलब खर्चे को भी क्लासिफाई करने के बड़े सारे तरीके हैं, और यहाँ पर हम कौन सा फॉलो करने वाले हैं कि खर्चा वेरिएबल है कि फिक्स्ड है। खर्चे का नाम चाहे आप कुछ भी रख लो, हमें यहाँ पर वेरिएबल और फिक्स के नज़र से ही खर्चे को देखना है, जैसे कि हमने एफएम में लेवरेजेस में भी किया था। जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़ रहे हैं उनको बता दूं कि जो एफएम का चैप्टर लेवरेजेस है वो पूरा का पूरा यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है। आप वहाँ पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे ना हमारे चैनल पर, वहाँ पे लेवरेजेस नाम की पूरी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, 7 क्लासेस हैं। और जो एमसीक्यूज का पीडीएफ है वो भी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे के पूरे एमसीक्यूज जो हमने उन 7 क्लासेस में सॉल्व किए हैं उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक से मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। हो सके तो प्रिंट आउट निकाल के पूरा चैप्टर सॉल्व कर लेना। चलिए अब आते हैं वापस। अब ये वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट क्या होती है। वेरिएबल कॉस्ट जैसे कि नाम ही है, ऐसी कॉस्ट जो सेल्स वॉल्यूम के साथ, प्रोडक्शन के वॉल्यूम के साथ बढ़े घटे, ऐसी कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपको शर्ट सिलवानी है अपने लिए, वैसे तो आजकल रेडीमेड शर्ट्स का ज़माना है, लेकिन मान लीजिए आप चाहते हैं कि प्रॉपर मैं फिटिंग वाइज पूरा स्टिच करके मैं पहनूंगा, और आप अपना मार्केट से कपड़ा लेके आते हैं। एक शर्ट को सिलने में मान लीजिए 2 मीटर कपड़ा लगता है, तो अगर आपको एक शर्ट सिलवानी है तो मार्केट से कितना कपड़ा खरीदोगे, 2 मीटर। 2 शर्ट सिलवानी होगी तो 4 मीटर लेके आओगे, 5 शर्ट सिलवानी होगी तो 10 मीटर लेके आओगे। मतलब जितना आपको जितनी शर्ट्स आपको सिलवानी है उसी के हिसाब से कपड़ा आएगा। तो प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ये कपड़े की, मतलब रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी बढ़ेगी। मान लीजिए आप सुनार के पास जाते हैं और रिंग आपको बनवानी है और आपको एक रिंग में मान लीजिए 2 तोला सोना, मतलब 20 ग्राम सोना रखना है। अगर आप एक रिंग बनवाते हो तो 2 तोला सोना लगेगा, 10 रिंग बनवाओगे तो 20 तोला सोना लगेगा, नहीं 100 रिंग बनवाओगे तो 200 तोला सोना लगेगा। मतलब ये कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट एक वेरिएबल कॉस्ट होती है, प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा। ऐसे ही एक होता है लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। मान लीजिए आप जिस पर्टिकुलर टेलर से शर्ट सिलवाने की बात कर रहे हैं, वो एक शर्ट सिलने का 400 रुपये अपना मेहनताना लेता है। उससे एक शर्ट सिलवाओगे तो 400 रुपये लेगा, 2 शर्ट सिलवाओगे तो 800 रुपये लेगा, 10 शर्ट सिलवाओगे तो 10 × 400 4000 रुपये लेगा।
हमने यहाँ पर जब वेरिएबल कॉस्ट के बारे में भी लिखा ना, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा था, हमने यहाँ दो एग्जाम्पल लिखे। कौन कौन से एग्जाम्पल लिखे? रॉ मटेरियल कॉस्ट या डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, और या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर क्या होता है, हम आगे चल के एक चैप्टर पढ़ेंगे कॉस्ट शीट, वहां पर इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। फिलहाल ऐसा कोई भी मटेरियल जो फाइनल प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई किया जा सके उसको हम डायरेक्ट मटेरियल बोल देते हैं। जैसे कि हमने कहा शर्ट में कपड़ा डायरेक्ट मटेरियल है, गोल्ड की चेन में गोल्ड डायरेक्ट मटेरियल है, आइसक्रीम में आइस और क्रीम डायरेक्ट मटेरियल है, बेसन के लड्डू में बेसन डायरेक्ट मटेरियल है। नहीं, ऐसे ही डायरेक्ट लेबर, ऐसी लेबर जिसने प्रोडक्शन करी है उसको हम डायरेक्ट लेबर बोल देते हैं। शर्ट के केस में टेलर को हमने बोल दिया डायरेक्ट लेबर। आप मान लो घर में अपना एक स्टडी टेबल बनवाना चाहते हो, तो स्टडी टेबल में टिम्बर या वुड तो हो गया रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल, और जो कारपेंटर उसको बनाएगा वो हो गया डायरेक्ट लेबर। नहीं, अभी हमने गोल्ड की रिंग की बात की, तो सुनार क्या हो गया? डायरेक्ट लेबर। बेसन के लड्डू के लिए हलवाई क्या हो गया? डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर क्योंकि प्रोडक्शन कर रहा है, ज्यादा प्रोडक्शन करवाओगे तो उसकी ज्यादा मेहनत लगेगी, तो वो ज्यादा मेहनताना मांगेगा। ऐसे ही ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, तो इसलिए वो हमारी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। तो हमें यहाँ पर दो एग्जाम्पल जो हम देख रहे हैं, इस पे हालांकि आगे जाके इस चैप्टर के लिए हमें कौन कौन सी वेरिएबल कॉस्ट माननी है, आगे जाके एक सेपरेट नोट भी आएगा। अभी फिलहाल वेरिएबल कॉस्ट हमारी कौन सी होती है? ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन बढ़ाए तो बढ़े, प्रोडक्शन घटाए तो घटे। प्रोडक्शन जीरो तो ये भी जीरो, ठीक। उसके बाद हमारी होती है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो हमारी होती है वो कौन सी कॉस्ट है? वो है ऐसी कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अब वही टेलर देख लो जिससे आपने शर्ट सिलवाई थी, हो सकता है ना कि वो टेलर किसी ऐसी शॉप से काम कर रहा हो जो उसने किराए पे ले रखी हो, तो जो वो शॉप का किराया पे करेगा वो उसके लिए फिक्स कॉस्ट है। क्योंकि ये जो रेंटल पे करेगा शॉप का, ये इस बात पे डिपेंडेंट नहीं है कि वो कितनी शर्ट सिल रहा है। शर्ट वो जितनी मर्जी सिले, उसको लैंडलॉर्ड को सेम किराया देना है, तो रेंट एक फिक्स कॉस्ट है। अच्छा, अब वर्कर भी दो तरीके के होते हैं। ऐसे वर्कर जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हों, ऐसे वर्कर जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो, कपड़ा बनाने के केस में टेलर, फर्नीचर के केस में कारपेंटर, या गोल्ड रिंग के केस में सुनार, ऐसे वर्कर्स जो हैं जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं उनको हम डायरेक्ट लेबर बोलते हैं, और उनको जो पेमेंट करते हैं डायरेक्ट वेजेस बोलते हैं। और ऐसी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती है जनरली। क्यों वेरिएबल कॉस्ट होती है? क्योंकि भाई तुम ऐसी लेबर से ज्यादा काम कराओगे तो वो ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, कम कम प्रोडक्शन कराओगे तो उनकी कम मेहनत लगेगी तो कम पेमेंट एक्सपेक्ट करेंगे। तो डायरेक्ट वर्कर को अगर हम कुछ पे करते हैं तो जनरली वो वेरिएबल कॉस्ट की कैटेगरी में आता है। और एक और लेबर होती है इनडायरेक्ट लेबर, ऐसी लेबर जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती। मान लो एक कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री, तो कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर कपड़ा बन रहा होगा तो कई सारी डायरेक्ट लेबर होंगी, लेकिन उसी फैक्ट्री के बाहर एक वॉचमैन खड़ा हुआ है। वो वॉचमैन क्योंकि प्रोडक्शन तो नहीं कर रहा और प्रोडक्शन से उसका कोई लेना देना भी नहीं है, वो तो बाहर पहरा दे रहा है, उस वॉचमैन को जो हम पे करेंगे वो बेसिकली हम उसे सैलरी बोल देते हैं, और वो एक इनडायरेक्ट लेबर है और वो फिक्स्ड नेचर की होगी। आप लोग ही समझ लो, सीएस क्वालिफाई करने के बाद अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, मान लो किसी कपड़ा बनाने वाली कंपनी को ज्वाइन किया, तो क्या खाली समय जब आपके पास होगा तो वो आपसे कपड़े सिलवाएंगे? नहीं, आपका मेन काम तो कंप्लायंसेस वगैरह देखने का है, जो भी कॉर्पोरेट लॉज और बाकी लॉज से रिलेटेड कंप्लायंसेस है वो सब देखोगे आप। तो आप एक इनडायरेक्ट लेबर की तरह ज्वाइन करोगे, जो आपको पेमेंट करेगी वो कंपनी, वो एक सैलरी होगी और वो फिक्स्ड नेचर की होगी। देखो वैसे तो मैं बताऊं, हमें ना डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, ये सब क्या होता है इसके लिए सेपरेट चैप्टर्स हैं। आगे जाके हमें दो चैप्टर पढ़ने हैं, एक तो कॉस्ट शीट और दूसरा ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट। वहां पर हम ये सब क्लासिफिकेशन करना सब सीखेंगे अच्छे से। इस चैप्टर में ना आपको वो फिक्स कॉस्ट का अमाउंट सीधे सीधे बता देगा, आपको क्लासिफाई करके नहीं पहचाना कि कौन सी फिक्स है कौन सी वेरिएबल है, वो सब के लिए सेपरेट चैप्टर है। यहाँ पर ना वो आपको सीधे सीधे बता देगा भाई ये वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज है, ये वेरिएबल कॉस्ट है और ये फिक्स कॉस्ट का अमाउंट है। आप तो एनालिसिस करो जो आपको करने के लिए बोला है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो वेरिएबल कॉस्ट का एक बेसिक सा मतलब अगर हम देखें, प्रोडक्शन के साथ जो कॉस्ट बढ़े वेरिएबल, और प्रोडक्शन बढ़ने से जो कॉस्ट कांस्टेंट रहे फिक्स कॉस्ट। ये कॉस्ट कांस्टेंट है, इसका अमाउंट नहीं चेंज हो रहा, फिक्स कॉस्ट, ठीक है जी। चलिए आगे का एनालिसिस करते हैं। अच्छा, हमने पहले बात याद है की थी कि सेल्स में से अगर हम कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या आता है? प्रॉफिट आता है। लेकिन ये चैप्टर बोलता है ऐसे कॉस्ट नहीं, पहले कॉस्ट के दो टुकड़े करो, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, फिर फिक्स कॉस्ट माइनस करो, और फिर जो आएगा उसको प्रॉफिट बोलो। मतलब बात एक ही है, पर कॉस्ट के ये चैप्टर दो टुकड़े करने के लिए बोलता है। अब इसी बात को ना ये चैप्टर कहता है कि एक स्टेटमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट करो, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोल देते हैं।
मतलब हम पहले सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं कॉस्ट का पहला हिस्सा। ऑफ कोर्स जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो एक फिगर आएगी, इसको एक नाम देना पड़ेगा। ये चैप्टर इसको एक नाम देता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्यों नाम देता है अभी बताऊंगा। फिर हम इसमें से कॉस्ट का दूसरा हिस्सा माइनस करते हैं जिसे हम फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। और ऑफ कोर्स क्योंकि दोनों कॉस्ट माइनस हो गई तो बची हुई जो चीज है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। दिक्कत नहीं। मान लीजिए हम जो प्रोडक्ट बना के बेचते हैं उसका एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 10 रुपए का है। मान लो ये पेन ही बना के बेचते हैं, हमारा पेन का ही काम है, 10-10 रुपए का हमारा ये पेन बिकता है, लेकिन इसको बेचने के लिए पहले इसको खरीदना पड़ेगा या पहले इसको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। मान लो हम एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इस पेन को पहले खरीद के लेके आते हैं और हमें घर में ये पेन 6 रुपए का पड़ता है। इसकी परचेज कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। क्यों वेरिएबल कॉस्ट है भाई? भाई अगर 10 पेन बेचने हैं तो पहले 10 खरीदने पड़ेंगे, 100 पेन बेचने हैं तो पहले 100 पेन खरीदने पड़ेंगे, 10,000 पेन बेचने हैं तो पहले 10,000 पेन खरीदने भी पड़ेंगे। भाई वेरिएबल कॉस्ट हुई। और हर एक पेन बेचने के बाद हमें एक बचत होती है कितने रुपए की, 4 रुपए की। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो हमने किसी पर्टिकुलर पीरियड में 2,500 पेन बेच डाले, तो 2,500 पेन पर हमें 10 रुपए के हिसाब से 25,000 रुपए का रेवेन्यू आएगा। लेकिन हमें पहले ये पेन खरीद के लाके आने पड़ेंगे, 2500 इंटू 6, 15,000 रुपए पहले हमें इसकी खरीदारी में लग जाएंगे। बचत हमें 10,000 रुपए की हो जाएगी। अब अगर आप ध्यान से सोचे ना, हर एक पेन बेचने पर ना मुझे खुशी 10 रुपए की नहीं होती है, मुझे खुशी मात्र 4 रुपए की होती है। क्यों मुझे खुशी 4 रुपए की होती है? क्योंकि मुझे पता है कि हर एक पेन को खरीदने में पहले 6 रुपए का तो मुझे खर्चा करके आना पड़ता, उसके बाद जाके 10 रुपए का बिकता है। तो मुझे हर एक पेन पे 4 रुपए की खुशी होती है। मतलब 2,500 पेन बेचकर मुझे खुशी 10,000 रुपए की ही होगी। पर पेन 4 रुपए की खुशी हो रही है। अच्छा, ये 10,000 रुपए, लेकिन एक ध्यान रहे, एक कॉस्ट माइनस करने के बाद है अभी, लेकिन एक कॉस्ट और भी बियर करनी पड़ रही है। वो कौन सी कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट। मान लीजिए जिस दुकान से मैं ये पेन बेचता हूं उस दुकान का फिक्स खर्चा, मतलब किराया विराया, मान लो 10,000 रुपए का है, तो ये 10,000 रुपए मेरे पूरे के पूरे चले जाएंगे और हमारे पास प्रॉफिट कितना बचेगा? ऑफ कोर्स 0। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पीरियड में हम ये पेन 5,000 बेच पाते हैं, तो 5,000 पेन पर 50,000 रुपए का रेवेन्यू आएगा। लेकिन पहले ये 5,000 पेन खरीदने भी पड़ेंगे 30,000 रुपए के, और हमारे पास बचत होगी 20,000 रुपए की। अब इस 20,000 में से 10,000 का हम फिक्स कॉस्ट दे देंगे और प्रॉफिट हमारे पास बचेगा 10,000 का। मान लो किसी साल में हमारे 20,000 पेन बिकते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर बात समझ में आ गई, अब ये बार बार क्यों कॉलम बनाते जा रहे हो आप? अरे भाई अभी इसी एग्जाम्पल से ना मुझे बड़े सारे एनालिसिस करवाना है, ठीक है? तो मुझे करना तो जो कर रहा हूं मैं, अभी बहुत सारी बातें इन्फर करनी है इसी एग्जाम्पल से। 20,000 पेन हमारे कितने के बिकेंगे? 2 लाख रुपए के। लेकिन 20,000 पेन पहले खरीदने भी पड़ेंगे, 1,20,000। हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा 80,000 रुपए का। 10,000 रुपए हम फिक्स कॉस्ट के नाम के दे देंगे और हमारे पास प्रॉफिट बचेगा 70,000 रुपए का। सर सवाल अभी भी वही है कि वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो आ रहा है उसको कंट्रीब्यूशन क्यों बोल रहे हैं? भाई सुनो, मान लो मैंने ना अपने उस दुकान में जहां से ये पेन बेच रहा हूं वहां पे एक गुल्लक मैंने बना दिया, और मैंने क्या करना शुरू किया, जब भी एक पेन बेचता हूं 10 रुपए आते हैं, 6 रुपए लेकिन देने भी पड़ते हैं, 4 रुपए बचते हैं, वो 4 रुपए गुल्लक में डाल देता हूं। ऐसे ही गुल्लक में डालता जा रहा हूं, डालता जा रहा हूं, डालता जा रहा हूं। 5,000 पेन बेच डाले, तो मतलब मैंने 5,000 बार उस गुल्लक में 4-4 रुपए डाले होंगे। अब गुल्लक खोलेंगे तोड़ेंगे तो कितने रुपए निकलेंगे? 20,000 रुपए। और इस 20,000 में से पहले मुझे फिक्स कॉस्ट देनी है और बच जाएगा तो वो मुझे मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब क्या है कि एवरी पेन सोल्ड इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग ₹4। हर एक पेन जो हम बेच रहे हैं वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है 4 रुपए टूवर्ड्स रिकवरिंग फिक्स कॉस्ट एंड रेसिडुअल विल बी आवर प्रॉफिट। मतलब हर एक पेन जो हम बेच रहे हैं ना वो 4 रुपए का एक चंदा दे रहा है, वो 4 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा है एक फंड की तरफ, जिस फंड से हमें पहले फिक्स कॉस्ट पूरी की पूरी रिकवर करनी है और जो बच जाएगा वो हमारा रेसिडुअल प्रॉफिट होगा। तो कंट्रीब्यूशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हर एक यूनिट, जितने यूनिट बिकेंगे, हर एक यूनिट 4 रुपए का कंट्रीब्यूशन देगा ही देगा।
क्यों? क्योंकि भाई हर एक यूनिट पर 6 रुपए तो लगने ही लगने हैं, 10 रुपए का सेलिंग प्राइस, तो हर एक यूनिट में 4 रुपए कंट्रीब्यूट किए। अब इस 4 रुपए करते 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 हम गुल्लक में 4 रुपए डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे। साल के आखिर में देखेंगे अरे इतने इकट्ठे हो गए, और उन इकट्ठे किए हुए पैसों में से हम पहले फिक्स कॉस्ट दे देंगे और फिर हमारा बचा हुआ प्रॉफिट होगा। एक काम आपको एनुअल करना है एनुअल कर लो, मंथली करना है मंथली कर लो, लेकिन हम ऐसा हालांकि गुल्लक गुल्लक नहीं बनाते हैं, समझाने के लिए कि एवरी यूनिट सोल्ड इज कंट्रीब्यूटिंग ₹4। अभी मैं कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन भी हम लिखेंगे और हम क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन इज दैट पोर्शन ऑफ सेल्स व्हिच रिमेन्स आफ्टर रिकवरिंग वेरिएबल कॉस्ट। ये सेल्स का ही एक पोर्शन है जो बच गया वेरिएबल कॉस्ट देने के बाद, एंड इज अवेलेबल टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक, अब दुनिया वाले और क्या एनालाइज करते हैं, आइए जरा देख लेते हैं। अच्छा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि सेलिंग प्राइस हमारा कितना था, अभी एग्जांपल में 10 रुपए था, और हमने कहा था कि हमने इसमें से 6 रुपए जो थे वो वेरिएबल कॉस्ट पे खर्च किए थे, और बाकी जो हमारा बच गया था 4 रुपए वो हमारा कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, ये हमने क्या किया देखा जाए तो सेल्स के ना 2 टुकड़े कर दिए, एक वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा कंट्रीब्यूशन। ये रुपीस में है, और अगर हम इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो ये एक रेशियो बन जाएगा, और दुनिया वाले फिर इसको एक नाम दे देते हैं। क्या भाई, क्या मतलब, मान लो मैं ये 6 रुपए ना बोल के ये बोलूं कि ये सेलिंग प्राइस का 60% है। परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6/10 इंटू 100, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100, कितना आ जाएगा, ये 60%। अगर मैं इसको परसेंटेज में लिख दूं ना तो फिर इसको एक नाम दे दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं वीसी रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। 60% का क्या मतलब है कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 60% है। भाई अगर सेल का एक टुकड़ा 60% निकल के आया तो दूसरा टुकड़ा 40% निकल के आएगा। मतलब अगर मैं यही कंट्रीब्यूशन को भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूं तो ये 40% निकल के आ जाएगा। इसको भी एक नाम दे दी जाता है, इसका वैसे एक कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी नाम है, और दुनिया वाले लेकिन इसको एक बड़े पॉपुलर नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। बहुत ही फेमस नाम है, और ये रेशो एक ऐसी रेशो है जो थ्रू आउट इस चैप्टर में यूज होने वाली है। पीवी रेशो को आसान से शब्दों में बोले तो हमने बेसिकली कंट्रीब्यूशन को सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में परसेंटेज में कंप्यूट कर दिया। अगर मैं कहूँ पीवी रेशो 40% तो दिमाग में क्या आएगा कि सेल का 40% इज आवर कंट्रीब्यूशन, 10 का 40% इज आवर कंट्रीब्यूशन, नहीं। और हम अगर देखें कि एक टुकड़ा अगर 60 है तो दूसरा टुकड़ा 40 होगा, मतलब ये कि इन दोनों टुकड़ों का अगर हम सम टोटल कर देंगे तो हमेशा 100% ही आएगा। भाई क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट हो या कंट्रीब्यूशन हो, दोनों के दोनों सेल्स से ही तो निकले हैं। क्योंकि दोनों सेल्स से निकले हैं और हम सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में ही परसेंटेजेस कंप्यूट कर रहे हैं, तो दोनों का परसेंटेज अगर आप निकालोगे सम टोटल हमेशा 100% होगा। मतलब मैं अगर आपको बोलता हूँ वीसी रेशो इज 35% तो दूसरा पीवी रेशो 65 होगा। अगर मैं बोलूँ वीसी 90% है तो पीवी रेशो 10% होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे, सम हमेशा दोनों का 100% ही रहने वाला है। अच्छा, ये तो हमने परसेंटेज में निकाला। हम कई बार क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो 6/10 क्या हो जाएगा, 0.6। या 60% को भाई अगर मुझे डेसिमल में लिखना हो तो 60/100 0.6। ऐसे ही 4/10 अगर हम लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.4। मैं वीसी रेशियो जरूरी नहीं कि परसेंटेज में बोलूँ, मैं 0.6 भी बोल सकता हूँ, 0.4 भी बोल सकता हूँ। अगर आप पॉइंट्स में बोलोगे तो दोनों का सम टोटल हमेशा 1 आएगा। मतलब अगर हमने पीवी और वीसी रेशियो परसेंटेजेस में निकाली है तो सम टोटल 100% आएगा, और अगर हमने उसको डेसिमल में निकाला है तो सम टोटल 1 आएगा। ठीक है, और आप अगर देख भी लो, मैं बोल रहा हूं वीसी रेशियो प्लस पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू 1 या 100%। अच्छा, वीसी रेशियो का फॉर्मूला क्या, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल। यही तो है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल। 4/10 किया ना आपने। अच्छा, सेल्स को मैं अगर बैलेंस एलसीएम ले लूं तो ऊपर हो जाएगा वीसी प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा, वीसी प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या, वीसी प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन 6 + 4 क्या, 10 रुपए। 6 + 4 कितना, 10 रुपए। मतलब वीसी प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट सेल्स। तो सेल्स अपॉन सेल्स करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। भी ऐसी तो कुछ हो रहा है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है नहीं? चले अपने अब मेन एग्जाम्पल पे आइए जरा अपने मेन एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब हम वहां पर भी इन बातों को इन्फर करेंगे अगर, तो देखते हैं क्या कंक्लूजन निकलती है। ये था ना हमारा मेन एग्जाम्पल। अब यहां पर मैं जरा आपके लिए वीसी रेशो निकाल दूं।
अच्छा मैं 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है, जगह मेरे पास थोड़ी कम है तो जगह ज़्यादा चाहिए होगी, 100 से मल्टीप्लाई करूँगा हर एक में, तो मैं वी सी अपॉन सेल्स ही लिखता हूँ बस। वी सी रेशो में वी सी अपॉन सेल लिखता हूँ। अच्छा वी सी अपॉन सेल लिखूंगा तो यहाँ पर हमारा वी सी कितना है, 6, 6/10 इज इक्वल्स टू 0.6। यहाँ पे है 15,000, 15,000 अपॉन 25,000, ये भी आएगा 0.6। 30,000 अपॉन 50,000, फिर 0.6। 1,20,000 अपॉन 2,00,000, फिर 0.6। मतलब अगर परसेंटेज में निकालते तो बार बार ये 60% आता। तो एक बात हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि वीसी रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। आप किसी भी यूनिट्स पे निकाल लो, 2,500 पे, 5,000 पे, 20,000 पे, सब जगह पे वीसी रेशियो 0.6 से 60% आ रहा है। एक बार चेक करते हैं क्या पीवी रेशियो में भी वही आ रहा है। पीवी रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कंट्रीब्यूशन को सेल्स से डिवाइड करना है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो हमारा कंट्रीब्यूशन यहां पे था 4/10, 0.4। अच्छा 10,000 अपॉन 25,000, 0.4। 20,000 अपॉन 50,000, फिर 0.4। 80,000 अपॉन 2,00,000, मतलब ये भी सेम आता है। हम अगर यहाँ नोटिस करें पीवी रेशियो या वीसी रेशियो हमेशा कांस्टेंट ही रह रहा है, वो बदल नहीं रहा। अच्छा ऐसा क्यों, वो बदल क्यों नहीं रहा? आप अगर ध्यान से सोचो ये हो क्या रहा है, क्यों चेंज नहीं हो रहा। हमने यहाँ पे 6/10 किया, 1 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट, 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस। यहाँ देखोगे ना ध्यान से, जरा मन की आंखों से देखोगे तो यहाँ पर भी आपको 6/10 ही दिखेगा। ये 15,000 कैसे आया था, 6 को आपने 2,500 से मल्टीप्लाई किया था। अच्छा ये 25,000 कैसे आया था, 10 को आपने 2,500 से मल्टीप्लाई किया था। तो अगर आप नोटिस करो ये 15,000 बेसिकली 6 इंटू 2,500 है, और ये 10 इंटू 2,500 है। तो ऊपर भी 2,500 से मल्टीप्लाई है, नीचे भी 2,500 से मल्टीप्लाई किया, तो वो तो आपस में कट गए। अल्टीमेटली देखोगे तो 6/10 ही है, ये भी 6/10 है। ऊपर भी 6 को 5,000 से मल्टीप्लाई किया, नीचे को भी 10 से 5,000 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर 5,000 दोनों ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपने 5,000 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, तो भाई वो तो आपस में कैंसिल ही होगा ना। तो ये भी देखोगे तो 6/10 है। यहाँ पर आ जाओ, ये टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 2,500 इंटू 4 और सेलिंग प्राइस 2,500 इंटू 10, तो 2,500 मतलब 2,500 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी ऑटोमेटिकली देखोगे तो 4/10 ही बचता है। तो इन सारे के सारे आप देखोगे जो लेवल्स हैं सब में आपने बेसिकली, अगर वीसी रेशियो की बात करूं तो न्यूमरेटर में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई किया और नीचे सेलिंग प्राइस को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई किया है, तो वो आपस में यूनिट्स कट गए। तो बेसिकली रह क्या रहा है, वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस ही। ऐसे ही यहाँ पर क्या रह जाता है, कॉन्ट्रीब्यूशन और सेलिंग प्राइस ही। इसलिए ये सम जो आता है, मीन जो ये रेशियो जो आती है वो कांस्टेंट आती है। और यहाँ पर अगर हम चेक करें, अगर हम वीसी रेशियो प्लस पीवी रेशियो करें, वीसी रेशियो प्लस पीवी रेशियो करें तो 0.6 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर भी 0.6 प्लस 0.4 1 1 1, सब जगह 1 1 आएगा। मतलब सम ऑफ पीवी एंड वीसी रेशियो विल ऑलवेज बी 1 और 100%। अगर यही परसेंटेज में निकाला होता तो इसके नीचे एक नोट भी लिखो, नीचे मैं एक स्टार बना के नोट लिख रहा हूं, द सम ऑफ पीवी रेशियो एंड वीसी रेशियो इज 1 और 100%। अच्छा मुझे ना अभी कुछ नोट्स आपको लिखवाने हैं, और ये एग्जाम्पल भी मैं चाहूँगा कि आप लिख लीजिए, क्योंकि अभी इस एग्जाम्पल को ही बेस लेके अभी हम कई सारी बातें और डिराइव करेंगे। तो जितना अभी जैसा भी लिखा है आप इसको नोट कीजिए। इसके नीचे फिर मैं कुछ नोट्स लिखवाऊंगा और फिर हम अपना डिस्कशन और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। पहले आप इस एग्जाम्पल को लिख लीजिए, ये लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, इसको नोट कीजिएगा प्लीज़ आप।
चले जी, बढ़े आगे बढ़े। अब आप कुछ नोट्स लिखिएगा, ये जो एग्जाम्पल आप खत्म कर रहे हैं ना इसी के नीचे अब हम कुछ नोट्स लिखने वाले हैं। मैं पेज अब यहाँ से हटा रहा हूँ, कर लिया ना नोट? बदल दूँ पेज अब? ये लीजिए, नोट्स। हमने पहला नोट जो लिखना है, हमने एक इनकम स्टेटमेंट अभी देखी पीछे एग्जाम्पल में। ऐसी कुछ इनकम स्टेटमेंट लेवरेजेस में थी, पर वो थोड़ी सी एक्सटेंडेड इनकम स्टेटमेंट थी। वहां पर तो हम ईपीएस तक पहुंचे थे, यहाँ पर लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट माइनस करते ही प्रॉफिट बोल देना है। सेल्स लिया माइनस वेरिएबल कॉस्ट, हमने इसको फिर क्या बोल दिया, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से माइनस किया फिक्स कॉस्ट, और ये आ गया प्रॉफिट। नोट नंबर 2, कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या है? कंट्रीब्यूशन is that portion of sales which remains after recovering variable cost and is available towards fixed cost and profit। फिर लिखिएगा contribution is also known as contribution margin। शॉर्ट में इसको सीएम भी बोल देते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, सिंपली कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूशन मार्जिन। फिर हमने वेरिएबल कॉस्ट रेशियो के बारे में बात करी, जिसे शॉर्ट में हमने क्या बोला, वीसी रेशियो। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो is the ratio between variable cost and sales। It is computed as under VC ratio is equals to variable cost upon sales into 100। इसको नोट करो, फिर मैं पेज बदलूं। बदल दो पेज, कर दूं भाई चेंज पेज? ये लो, पॉइंट नंबर 4, नोट नंबर 4 लिखो। अभी सब डिस्कस कर चुके हैं हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसको हम पीवी रेशियो भी बोलते हैं, शॉर्ट में पीवी रेशियो बोल देते हैं।
It is the ratio between contribution and sales. Full stop. It is computed as under, क्या फॉर्मूला हो गया पीवी रेशियो का? कंट्रीब्यूशन को हम सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में निकाल देते हैं परसेंटेज में, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। इसके नीचे एक स्टार बना के नोट लिखेगा। यहाँ मैं जितने वर्ड्स या लिखवा रहा हूँ ना, या जो भी कुछ लिखवा रहा हूँ, एमसीक्यू बन सकते हैं किसी भी नाम, किसी भी चीज़ पर। जैसे कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसका रेशियो का एक और भी नाम है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, तो उस पर एक एमसीक्यू आ सकता है पीवी रेशियो इज ऑल्सो नोन एज कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, सीएम रेशियो, बी कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। इसको नोट करो। देखो अभी तक हमने ना मेनली जो डिस्कस किया वो पीवी और वीसी रेशियो डिस्कस किया। पीवी रेशियो तो इस चैप्टर की इतनी इंपॉर्टेंट रेशियो कि थ्रू आउट यूज होने वाली है। हम ये भी बोल सकते हैं कि पीवी रेशियो तो इस चैप्टर का बेस है, और अभी हम देखते ही देखते ना प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के कई सारे और फॉर्मूला भी डिराइव कर लेंगे। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के लिए हमने देखा कि हमें अगर परसेंटेज में निकालना हो तो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल को 100 से मल्टीप्लाई कर लो, डेसिमल में निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई मत करो। और हमने ये भी देखा कि ये हमेशा रेशियो कांस्टेंट रहती है, आप जिस भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे उसको निकाल लो। चेंज भी होगी, एक्सेप्शन है, जब आगे जाके प्राइजेज में हम बदलाव देखेंगे तो पीवी रेशियो भी बदलेगा, वीसी रेशियो भी बदलेगा, पर अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं हो तो हम यही मान के चलते हैं पीवी और वीसी रेशियो कांस्टेंट ही है। अब ना मैं ऑफ कोर्स हम कहीं पे भी कोई क्रैमिंग नहीं करेंगे, कहीं कोई रट्टा नहीं लगाएंगे। अब मैं ना फॉर्मूलाज कई सारे ना आपको डिराइव करवाऊंगा, और जैसे जैसे हम फार्मूला डिराइव करते जाएंगे और फिर हम उसके ऊपर जो सपोर्टिंग एमसीक्यूज हैं वो भी प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो धीरे धीरे अपने डिस्कशन को बढ़ाएंगे और आपको खुद ही नहीं पता लगेगा कि आप कब एडवांस लेवल पर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, अब ना एक हेडिंग डालते हैं कि हम अब कुछ रेशियोज को डिराइव करने वाले हैं, उनका एनालिसिस करने वाले हैं। तो अब आप एक हेडिंग डालिएगा, एनालिसिस ऑफ वेरियस रेशियोज यूज्ड इन दिस चैप्टर। Analysis of various ratios used in this chapter. नंबर 1, देखो हम ये भी देख रहे थे कि सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है। ठीक, तो हम कई बार ये भी बोलेंगे कि सेल्स निकालने का एक और भी तरीका है। क्या एक और तरीका है कि वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन को जोड़ दो। भाई ये भी देखा था 10 में से हमने 6 माइनस किया था तो 4 आया था, तो 6 और 4 को जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है ना, तो सेल्स इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन। ठीक, ऐसे ही कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। तो कंट्रीब्यूशन हम ऐसे भी तो कई बार निकाल पाएंगे, यूज करेंगे आगे इन सबको। फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ दो, और हमने तो पीछे डेफिनेशन भी देखी, कंट्रीब्यूशन
इज दैट पोर्शन ऑफ सेल्स, ये सेल का वो हिस्सा है जो कि अवेलेबल होता है किसके लिए, फिक्स कॉस्ट के लिए और प्रॉफिट के लिए। अगर हमने 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाया है तो 60,000 अगर फिक्स कॉस्ट की तरफ लग गए तो बाकी के 40,000 हमारा प्रॉफिट होगा। तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और पीछे जो हमने कई सारे यहाँ पर अभी जो हमने बनाया भी था, आप देखोगे, आप फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ दो, 10 प्लस 0 10, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 70 80, यही हो रहा है ना। तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। इसके बाद मुझे ये बताइए पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या। अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा बिना 100 से मल्टीप्लाई करके बताओ क्या लिखा। हमने लिखा सर कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, यही लिखा था। अच्छा, अभी अभी हमने देखा कि कंट्रीब्यूशन को हम लिख सकते हैं सेल्स माइनस वीसी। भाई सेल्स में से वीसी को माइनस कर दोगे तो कंट्रीब्यूशन ही आता है, तो सेल्स माइनस वीसी। और मैं इसको, अगर थोड़ी बहुत हमारी मैथ्स की समझ है, सेल्स अपॉन सेल्स माइनस वीसी अपॉन सेल्स लिख सकता हूं क्या? हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेल्स अपॉन सेल्स तो 1 हो गया। अच्छा, ये वीसी अपॉन सेल्स आपको लगता नहीं है तो वीसी रेशो का ही फॉर्मूला होता है। तो हमने पीवी रेशो का एक और फॉर्मूला यहां पर देखा, जो हमने अभी पीछे ऐसे ही बोल दिया था, ये अब मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। 1 माइनस वीसी अपॉन सेल्स मतलब वीसी रेशो। तो क्योंकि भाई वीसी अपॉन सेल्स को मैं 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं तो ये डेसिमल में निकल के आएगी, तो डेसिमल में निकल के आएगी तो दोनों का सम 1 होता है। तो मैं अगर 1 में से वीसी रेशो को माइनस कर दूं, जैसे पीछे 0.6 था, तो 1 में से 0.6 माइनस कर दोगे तो 0.4 मतलब पीवी रेशो आ जाएगा। भाई पीवी रेशो और वीसी रेशो का सम 1 होता है, तो अगर एक पता हो तो दूसरे को निकालने के लिए 1 से माइनस कर दो। और या फिर हम इसी में देखें, यहां से हम ये भी तो फिर एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि पीवी रेशो प्लस वीसी रेशो इज इक्वल्स टू 1। ये बात हमने पीछे लिखी भी थी और ये बात हमने यहां पर मैथमेटिकली प्रूव भी कर दी, ठीक है। आप इसको जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़े। पीवी रेशियो के ना 2 फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिए। कौन कौन से 2 फॉर्मूला? पहला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स और दूसरा 1 माइनस वीसी रेशियो, ठीक है ना। इसको नोट करो। चले आइए फर्दर एनालिसिस करते हैं। एक बार को अपने पेन वेन छोड़िएगा आप, और ये जो पीछे हमने अभी जो टेबल बनाया था, इस टेबल को आप भी निकालेगा और देखिएगा सामने प्लीज। देखिए यहाँ पर मुझे बताओ कि ये जो 2 लेवल है 2,500 और 5,000, यहाँ पे सेल्स में कितना चेंज है? सर सेल्स में चेंज है 25 से 50 हो गया, 25,000 का चेंज है, ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन में चेंज कितने का है? सर कंट्रीब्यूशन में चेंज है 10,000 रुपए का। जरा ये चेंज के बेसिस पे अगर आप पीवी रेशो निकालो, मतलब चेंज कंट्रीब्यूशन का और चेंज सेल का, मतलब कंट्रीब्यूशन और सेल की जगह चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल करो तो कितना आ रहा है? सर 10 अपॉन 25 0.4। वैसे भी यहाँ पे पीवी रेशो कितना था? 0.4। अच्छा यहाँ पर देखो इस वाले 2 लेवल्स में कितना चेंज है? सर यहाँ पर चेंज आ रहा है 1.5 लाख रुपए का, 50,000 से 2 लाख हुआ। और यहाँ पे चेंज आ रहा है 60,000 रुपए का, 20,000 से 80,000 हुआ। अच्छा जरा यहाँ पर देखें चेंज में वापस से 60,000 डिवाइडेड बाय 1.5 लाख, अरे फिर से 0.4। मतलब ये कि हम अगर कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल नहीं, अगर मुझे मान लो 2 लेवल्स के चेंजेस भी दे रखे हो ना, मैं उसकी मदद से भी पीवी रेशो निकाल सकता हूं। एक और चीज देखते हैं यहाँ पर, आप ये पहले वाले 2,500 और 2 लाख के बीच में बताओगे कितना चेंज आया? सर 2.5 लाख और 2 लाख के बीच में ये आया 1 लाख, सॉरी 25,000 और 2 लाख के बीच में चेंज कितना आया? 1,75,000 का। मतलब यहाँ पे चेंज कितना है? 175 का। और यहाँ पे चेंज कितना है? यहाँ चेंज देखेंगे तो सर ये आ रहा है 70,000 का चेंज।
10 से 80 हो गया। तो जरा यहाँ देखना, 70,000 को डिवाइड करो, 70,000 को डिवाइड करो 1,75,000 से, अरे फिर से 0.4 आ गया। मतलब ये कि कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स के अलावा चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल भी पीवी रेशो ही देगा। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारा ये तीसरा फॉर्मूला हो गया पीवी रेशो का। पहला क्या है, सिंपली कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। दूसरा क्या देखा, 1 माइनस वीसी रेशो। और तीसरा क्या देख रहे हैं, चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल। ठीक है, तो हम अपना एनालिसिस आगे बढ़ाते हैं। हमने अभी एनालिसिस जब कर रहे थे तो अभी नंबर 1 दिया था इसको, राइट। अब लिखो नंबर 2। अभी अभी हमने देखा कि पीवी रेशो एक और फॉर्मूले से भी निकल सकता है, और वो फॉर्मूला क्या है, चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स। देखा, पीछे देखा हमने। अच्छा, चेंज को ना हम कई बार ये डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। डेल्टा, ट्रायंगल नहीं, डेल्टा बोलते हैं इसको। डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा कंट्रीब्यूशन अपॉन डेल्टा सेल। ठीक है। अच्छा, अब 2 मिनट के लिए अपने पेन प्लीज छोड़ के सामने फोकस करना। अभी अभी एक फिर मैं टाइम दूंगा लिखने का, डोंट वरी। पहले सामने देखो प्लीज। मुझे ये बताओ, चेंज इन कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब। सर, चेंज इन कंट्रीब्यूशन का मतलब दूसरे लेवल के कंट्रीब्यूशन में से पहले लेवल का कंट्रीब्यूशन माइनस कर दो। कंट्रीब्यूशन 2 माइनस कंट्रीब्यूशन 1, यही मतलब होता है ना। और चेंज इन सेल्स का मतलब सेल्स 2 माइनस सेल्स 1। अभी अभी हमने देखा कंट्रीब्यूशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लिख सकते हैं। कंट्रीब्यूशन हम लिख सकते हैं फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्योंकि ये सेकंड वाले लेवल का कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन 2 है, तो मैं प्रॉफिट के नीचे 2 लगा देता हूं, माइनस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 1। सर, ये आपने फिक्स कॉस्ट के नीचे 2 और 1 क्यों नहीं लगाया? क्योंकि फिक्स कॉस्ट चाहे लेवल 2 हो या लेवल 1 हो, भाई दोनों जगह पे ही 10,000 रुपए थी, तो फिक्स कॉस्ट के नीचे 2 1 लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो दोनों जगह सेम ही है। प्रॉफिट तो दोनों जगह अलग अलग था ना, तो इसलिए उसके नीचे 2 और 1 लगाया। डिवाइडेड बाय सेल्स 2 माइनस सेल्स 1। सर, आप क्या बताना चाह रहे हो, क्या प्रूव करोगे इससे? अरे देखो तो सही आप, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 2, अगर मैं ये ब्रैकेट खोलूं माइनस फिक्स कॉस्ट, अगर आपको याद है ना, मैथ्स पढ़ा होगा आपने, अगर हम माइनस के बाद ब्रैकेट खोलते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस प्रॉफिट 1 डिवाइडेड बाय सेल्स 2 माइनस सेल 1। फिक्स कॉस्ट आपस में कैंसिल, नहीं, और ये क्या रह गया, प्रॉफिट 2 माइनस प्रॉफिट 1 सेल्स। अरे सर, ये तो एक और फॉर्मूला निकल के आ गया पीवी रेशियो का। ये पीवी रेशियो चल रहा है, ध्यान रखना। हमने चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स की मदद से एक और प्रॉफिट डिराइव कर दिया, और ये प्रॉफिट क्या डिराइव किया, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। आप देख पा रहे हो क्या हो गया? इसको हम यहां पर ये कह सकते हैं अब, क्योंकि हम चेंज को कैसे बोलते हैं, चेंज को बोलते हैं डेल्टा, डेल्टा प्रॉफिट अपॉन डेल्टा सेल्स। ये हमने एक और पीवी रेशियो का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। अभी सब समराइज करवा दूंगा मैं आपको। अच्छा, एक बच्चे का फिर से वही सवाल है कि सर आपने फिक्स कॉस्ट के नीचे तो 1 2 नहीं लगाया, लेकिन प्रॉफिट के नीचे लगाया, कंट्रीब्यूशन के नीचे लगाया, सेल्स के नीचे लगाया, ऐसा क्यों? अरे भाई, आप खुद ही देखो, ये जो हमने पीछे अभी बनाया था, आप अगर इस वाले टेबल को देखोगे तो क्या फिक्स कॉस्ट हर लेवल की सेम नहीं है?
लेवल 1 हो या लेवल 2 हो या लेवल 3 हो, सब जगह पे फिक्स कॉस्ट सेम आ रही है। तो इसलिए चाहे लेवल 2 हो या लेवल 1 हो, फर्क ही नहीं पड़ता, तभी हमने लगाया नहीं 2 1। लेकिन क्या प्रॉफिट हर जगह का सेम है क्या? नहीं, बदल रहा है। क्या कंट्रीब्यूशन हर जगह का सेम है? वो भी बदल रहा है। सेल भी बदल रही है, और क्योंकि वो बदल रही है इसलिए हमने इसके नीचे 2 और 1 रखा। ठीक है। अच्छा, फिर हमने फाइनली डिराइव क्या किया? हमने शुरुआत करी चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल से, और हमने उसको डिराइव करते हुए पहुंचे चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। मतलब पीवी रेशो का हमने एक और फॉर्मूला डिराइव कर लिया कि प्रॉफिट का चेंज ले लो या कंट्रीब्यूशन का चेंज ले लो, एक ही बात है। आप खुद देख लो यहां पर, जो चेंज कंट्रीब्यूशन का है 10 से 20 हुआ है ना, 10 का चेंज है, वही चेंज प्रॉफिट का भी है। जो चेंज कंट्रीब्यूशन का है 20 से 80 हुआ है, 60,000 का चेंज है। यहाँ पे 10 से 70 हुआ है, यहाँ भी 60,000 का चेंज है। पहला और तीसरा लेवल देख लो, 70,000 का चेंज है, 0 से 70। नहीं, जो चेंज कंट्रीब्यूशन का होगा एग्जैक्टली वही चेंज प्रॉफिट का होगा हमेशा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपने 10,000 यहां से उड़ाए हैं, भाई 10,000 यहां से माइनस करके तभी 0 हुआ है, तो 10,000 आपने यहां से भी तो माइनस किया है, यहां से भी माइनस किया है। आप हर जगह से क्योंकि सेम अमाउंट ही डिडक्ट कर रहे हो, इसलिए जब चेंज की बात आएगी ना, चेंज एग्जैक्टली वही होगा जो चेंज एग्जैक्टली कंट्रीब्यूशन का वही होगा जो प्रॉफिट का होगा। दोनों का चेंज सेम आएगा। ध्यान रखें, कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट कभी सेम नहीं होता क्योंकि बीच में फिक्स कॉस्ट होती है। लेकिन जब चेंज की बात आती है ना, तो चेंज जो कंट्रीब्यूशन में आएगा वही चेंज प्रॉफिट में आएगा, बिकॉज मैं सब जगह से एक एग्जैक्ट सेम अमाउंट डिडक्ट कर रहा हूं इसलिए। तो फाइनली हमने अब पीवी रेशो के 4 फॉर्मूला डिराइव कर लिए हैं। आप पहले उसको नोट कर लो, मैं फिर उसको समराइज करवा देता हूं। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लो पहले। ये लो, यहां से मैं टाइम दे रहा हूं आपको, इसको नोट करो। चलिए जी, पेज बदले अब। आइए, अब आप यहां लिखना समरी। हमने पीवी रेशो के 4 फॉर्मूला देखे। पहला फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, ये तो बेसिक फॉर्मूला था। अगर आपको परसेंटेज में निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, परसेंटेज में नहीं डेसिमल में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई मत करना। आपको एग्जाम में कैसे करना है? भाई हमारा एमसीक्यू पैटर्न है, तो हमें अगर 4 ऑप्शंस में जो 4 आंसर्स दे रखे हैं, अगर वो परसेंटेज में दे रखे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो डेसिमल में दे रखे हैं तो फिर नहीं करेंगे। तो हमें तो एमसीक्यू पैटर्न में 4 आंसर दे ही रखे होंगे, तो जैसा आंसर उसने दे रखा होगा हम वैसी कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, पीवी रेशियो का फिर हमने एक और फॉर्मूला देखा। क्या देखा? हमने कहा 1 माइनस वीसी रेशो। अगर वीसी रेशो डेसिमल में है तो 1 में से माइनस कर देना, क्योंकि हमने देखा था पीवी और वीसी का सम 1 होता है। और अगर वीसी रेशो परसेंटेज में दे रखी है तो फिर ध्यान रहे, फिर आपको 100% में से माइनस करना पड़ेगा, 100% माइनस वीसी रेशो। फिर हमने एक और फॉर्मूला देखा, पहला फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला क्या देखा? डेल्टा कॉन्ट्रीब्यूशन, डेल्टा मतलब चेंज, चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल। अगर हमें एब्सोल्यूट कंट्रीब्यूशन या सेल्स नहीं पता, चेंजेस भी पता है, हम उसके बेसिस पे भी निकाल लेंगे। फिर हमने देखा क्योंकि कंट्रीब्यूशन का चेंज और प्रॉफिट का चेंज हमेशा सेम होता है, तो हमने एक चौथा फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया था, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। ये 4 फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किए। आपको पता है ना, हमने लेवरेजेस में भी पीवी रेशियो वीसी रेशियो का डिस्कशन किया था, पर वहां पे हम इतना एनालिसिस नहीं कर रहे थे, वहां पे बस छोटा मोटा जितना वहां के लिए जरूरी था उतना डिस्कशन किया था बेसिक। यहां पर तो अभी हमें अभी देखोगे एक आध फॉर्मूला अभी और भी निकलेगा पीवी रेशियो का, तो यहां पर हमारा एनालिसिस ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, फिर हमने वीसी रेशियो भी तो देखा। यहां पर वीसी रेशियो हमने कहा भाई वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100, और जैसे हमने 1 माइनस वीसी रेशो करके पीवी रेशो निकाला था, ऐसे ही 1 माइनस पीवी रेशो कर लो, 1 माइनस पीवी रेशो।
और अगर पीवी रेशो परसेंटेज में है तो 100% माइनस पीवी रेशो। ठीक है जी, क्रक्स तो देखा जाए तो यही है। अभी इसको जरा नोट करो। चलिए जी, बुक निकालिए, अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, स्टार्टिंग के क्वेश्चन थोड़े से इजी होंगे, धीरे धीरे अपने लेवल को एडवांस करते चले जाएंगे हम। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या बोलता है, कैलकुलेट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, और आंसर्स देख रहे हैं आप परसेंटेजेस में गिवन है, तो हमें भी पीवी रेशियो फिर कैसे निकालनी होगी, परसेंटेज में मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए जी, आइए क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर है 5.1। सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 10 रुपए का, वेरिएबल कॉस्ट इसमें से माइनस कर दो 8 रुपए, तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 2 रुपए का। तो बचा ही क्या आप निकालने के लिए, पीवी रेशो का सबसे बेसिक फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। 100 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आंसर्स परसेंटेजेस में है, तो ये हो गया 20%। ठीक है जी, 20% हमारा आंसर है बी। बी इज द आंसर। कोई दिक्कत वाली बात थी ही नहीं इसमें। चले आगे चले, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दे रखी है, तो यहां पे कौन से वाला फॉर्मूला लगाओगे, 100% माइनस वीसी रेशियो वाला नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हम यहां पर कैलकुलेट कर देंगे 100% माइनस वीसी रेशियो। अच्छा, मैं यहां पर 1 माइनस वीसी रेशियो करता कब, अगर ये आंसर परसेंटेजेस में नहीं डेसिमल में होते तो हम यहां पर 100% की जगह क्या लिखते, 1 माइनस वीसी रेशियो। फिलहाल तो क्योंकि यहाँ पे आंसर्स परसेंटेजेस में है तो हम यहाँ पर 100% ही लिखेंगे, और ये आ जाएगा 70%। 70% मतलब डी इज द आंसर। जो ये कर चुके क्वेश्चन 3 खुद से करो। कई बच्चों ने क्वेश्चन 3 भी कर लिया। देखो, मैं बार बार एक बात बोलता आता हूँ, नोटिंग ठीक से करनी है, ठीक है ना। जल्दबाजी में कि हाँ तो सर वर्बली हो रहा है, ओरली हो रहा है तो हम छोड़ देते हैं। नोटिंग प्रॉपर करनी है। एक बार तो अपने रजिस्टर पूरे बनाओ, रिवीजन करते वक्त आप कर लेना इसको बिना किसी कहीं लिखे हुए, लेकिन एटलीस्ट अभी जब तक आप नोट्स बना रहे हो तो पूरा लिखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 5.1, हमें प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दे रखी है और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो मांगी है। आंसर्स देख रहे हो किस में है, डेसिमल्स में है, तो हमें फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, VC रेशियो इज इक्वल्स टू 1 माइनस PV रेशियो। दोनों का सम 1 होता है या 100% होता है, और 1 माइनस 0.30, और ये कितना आ गया 0.70। 0.70 मतलब हो गया C आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट करना तो कर लो, पेज बदलें फिर। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखोगे ना, ना तो उसने हमको डेसिमल में दिया है ना आंसर परसेंटेज में दिया है, यहाँ तो फ्रैक्शन में दे दिया है। अब भाई जैसा देश वैसा भेज, जैसे वो उसने आंसर दिया हम भी वैसा कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। अगर हम यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 4, हमें VC रेशियो दे रखा है और हमें PV रेशियो निकालना है, तो हम क्या करें, 1 माइनस VC रेशियो करते हैं, और इस बार हम भी डेसिमल में नहीं फ्रैक्शन में ही निकाल देते हैं।
1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/5, 5 एलसीएम ले लिया, 5 माइनस 1, 4/5 इज द आंसर। भाई अगर मान लो ये इसने डेसिमल में दे रखा होता तो यहाँ पर मैं क्या करता, ये 1/5 मतलब 0.2 और 4/5 मतलब 0.8, पर जैसा देश वैसा भेष, उसने फ्रैक्शन में दिया तो हम भी फ्रैक्शन में निकाल देंगे, क्या प्रॉब्लम। सी इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ना हमको दो लेवल दिए हुए हैं, 2009 और 2010 का, और दोनों लेवल की हमें सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है। इसने हमें पीवी रेशियो मांगी है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं थी वैसे हमें, किसी भी एक लेवल का कंट्रीब्यूशन लो, किसी भी एक लेवल का सेल लो, निकल जाएगा पीवी रेशियो। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 5 भी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 2 सालों का डेटा दिया हुआ है। सेल्स हमें दी हुई है 10,000, यहां दी हुई है 15,000, वेरिएबल कॉस्ट हमको दी हुई है यहाँ पर 6,000, यहाँ दी हुई है 9,000। तो आप निकाल लीजिए कंट्रीब्यूशन अब। ठीक है, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, 15 में से 9 माइनस करेंगे 6। ऐसे ही कुछ हो रहा है ना, कोई प्रॉब्लम। अब पीवी रेशियो निकालना कोई दिक्कत है क्या। अरे भाई कोई भी एक लेवल पकड़ो, 4,000 अपॉन 10,000, 0.4, 6,000 अपॉन 15,000, सिंपल कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल करो, निकल गया। आपका अगर ज्यादा एडवेंचर करने का मन हो तो चेंज लगा लो, चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल। करने की जरूरत नहीं है वैसे, मैं करके दिखा रहा हूं। चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल, कितना भी कंट्रीब्यूशन का चेंज, 2,000, 4 से 6 हुआ, ये 10 से 5 15 हुआ, इसका चेंज कितना हुआ 5,000, 2/5 अभी भी कितना आएगा 0.4 ही, कैसे मर्जी कर लो। तो आंसर 0.4 है, यस, डी इज द आंसर। ठीक है, तो इसमें तो कुछ था ही नहीं वैसे करने वाला। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम देखते हैं तो हमें यहां पर 2 लेवल का सेल्स दिया हुआ है और 2 लेवल का प्रॉफिट दिया हुआ है। 2 लेवल का सेल्स दे रखा है, 2 लेवल का प्रॉफिट दे रखा है। तो यहां पर तो हमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। ध्यान रखना, जैसे चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल है, और कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल भी एक फॉर्मूला है, प्रॉफिट अपॉन सेल कोई फॉर्मूला नहीं है। कहीं प्रॉफिट अपॉन सेल कर दो ना, ना, प्रॉफिट लोगे तो हमेशा क्या लेना है, चेंज लेना है। लेकिन अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो पीवी रेशियो का ओरिजिनल फॉर्मूला तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल है, लेकिन चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल से भी निकल जाता है। लेकिन जब हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो प्रॉफिट में एब्सोल्यूट प्रॉफिट नहीं लेना है कभी भी, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल लेना है। ऐसा क्यों, क्योंकि चेंज प्रॉफिट का और कंट्रीब्यूशन का सेम होता है, लेकिन कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट सेम नहीं होते हैं। फिर से बोलता हूं, प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन सेम नहीं होते हैं, पर जब उनके चेंजेस की बात आती है तो वो सेम होते हैं। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या देखते हैं, हमें यहां पर 2 लेवल का सेल गिवन है, कितना है 540, 6 लाख, और 2 लेवल का प्रॉफिट गिवन है 12,000, 30,000, और हमसे मांगा है पीवी रेशियो। तो यहां पर कौन से वाला फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा प्रॉफिट चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। कितना है चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट है 18,000, और कितना है चेंज इन सेल, और 18,000 अपॉन 60,000। चेक करना जरा एक बार, यही 18/60, ये 60 ही है ना, हाँ, ये चेंज 60 है और ये चेंज 18 है। अच्छा, ये हो जाएगा 0.30, लेकिन ध्यान रहे आंसर उसने हमें परसेंटेजेस में दे रखे हैं। आंसर उसने हमें कैसे दिए हैं, परसेंटेजेस में दिए हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फाइनल आंसर को, क्या प्रॉब्लम है। 0.3 मतलब 30%, 0.3 का मतलब कितना हो गया 30%, 20 द आंसर। कोई दिक्कत, पक्का नोट कर लो उसको नहीं किया तो।
चलिए अब एक नोट लिखिएगा प्लीज। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या फॉर्मूला होता है? वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स। ठीक है, मैं फिलहाल 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। इसी फॉर्मूला की मदद से हम कह सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, ये अगर मैं यहाँ ले जाऊँ, सेल्स इनटू वीसी रेशियो। ठीक है, बड़ी बेसिक सी बात है, पर पता नहीं क्यों बच्चे इस पर थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। मैंने कहा इसको एज अ नोट ही लिखवा देता हूँ। पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? सेल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे पीवी रेशियो से। इसको नोट करो। देखो, हालांकि मैंने बहुत बेसिक सी बात बताई है, बट पता नहीं क्यों इसमें बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते, तो मैंने कहा क्यों ना इस पे बात ही कर दी जाए। देखो, पीवी रेशियो हो या वीसी रेशियो हो, इस रेशियो को देखोगे तो तीन चीजें होती हैं। ठीक है, नहीं, एक पीवी रेशियो खुद है, कंट्रीब्यूशन है और सेल है। तीन चीजें हैं, कंट्रीब्यूशन और सेल्स की मदद से हम तीसरी चीज मतलब पीवी रेशियो निकाल लेते हैं। इन तीन चीजों में से कोई भी दो चीजें दे रखी हो तो तीसरी निकल जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें अगर सेल पता है और पीवी रेशियो पता है तो कंट्रीब्यूशन निकल जाना चाहिए। अगर हमें वेरिएबल कॉस्ट रेशियो पता है और सेल्स पता है तो वेरिएबल कॉस्ट निकल जाना चाहिए। आपने जब रेशियोज में हमने पढ़ा था जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, आप जरा सोचो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को सेल से मल्टीप्लाई करके ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था, या नेट प्रॉफिट रेशियो को सेल से मल्टीप्लाई करके नेट प्रॉफिट निकलता था। क्यों वहां पर ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट निकलता था? क्योंकि वो भी रेशियो सेल पर ही बेस्ड थी, ये भी रेशियो सेल्स पे ही तो बेस्ड है। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी सेल्स पे बेस्ड है, पीवी रेशियो भी सेल पे बेस्ड है। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो को सेल से मल्टीप्लाई करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट आएगा। पीवी रेशियो का दूसरा नाम आपको पता ही है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो को सेल से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूशन ही निकल के आएगा। पीवी रेशियो तो ठीक है, नाम पॉपुलर हो गया, लेकिन एक्चुअली ये है क्या पीवी रेशियो? कि हमारा कंट्रीब्यूशन परसेंटेज में कितना है। अब ये टेबल आपको याद है? अब इसमें सपोज में से हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है वो कितना है? 0.6। अब ये 0.6 वेरिएबल कॉस्ट रेशियो सेल्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेरिएबल कॉस्ट निकाल के देगा। 10 रुपए को 0.6 से मल्टीप्लाई किया, 6 रुपए आ गया। 25,000 को 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15,000 आ जाएगा। 50,000 को 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30,000 आ जाएगा। मतलब मैं सेल्स को अगर वीसी रेशियो से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी। अच्छा, एक यूनिट के सेल, एक यूनिट का अगर आपको डिटेल दे रखा है, सेलिंग प्राइस अगर मान लो 1 यूनिट का है, तो 1 यूनिट के सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे वीसी रेशियो को तो 1 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट आएगा। टोटल सेल्स से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगा। ठीक है, सही। 1 यूनिट के सेलिंग प्राइस को अगर पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही यूनिट का कंट्रीब्यूशन आएगा। 10 को 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 रुपए आएगा। 25,000 को 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे 10,000 आएगा। 50,000 को 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे 20,000 आएगा। नहीं, आई होप कि इतना आपको अब समझ में आ गया होगा, बेसिक सी बात है। तो हमें कई बार पीवी रेशियो दे रखी होगी या वीसी रेशियो दे रखी होगी, सेल्स पता होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके अकॉर्डिंगली जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी वैसे हम कैलकुलेशन कर दिया करेंगे। ठीक है, हमने कितने क्वेश्चन कर लिए जी? क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7, सेल्स दिया हुआ है और पीवी रेशियो दे रखा है, हमसे कहता है कंट्रीब्यूशन निकाल दो। अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, हमको सेल्स दिया हुआ है और पीवी रेशियो दिया हुआ है। चलो एक बार बेसिक तरीके से बात कर लेते हैं, उसके बाद सीधा कैलकुलेट कर दिया करेंगे। पीवी रेशियो का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो हमें अगर कंट्रीब्यूशन निकालना हो तो हमें कौन सी दो चीजें चाहिए होंगी? सेल्स और पीवी रेशियो। सेल्स को पीवी रेशियो से किया मल्टीप्लाई और हो गया। सेल्स हमारा यहां दे रखा है 1 लाख और पीवी रेशियो है 30%, 30,000। तो हमारा ऑप्शन में 30,000 है ए। ए इज द आंसर। ठीक है ना, तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में उसने हमें एक यूनिट का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और पीवी रेशियो दिया हुआ है, और हमसे मांगा भी क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ऑफ कोर्स अगर हम पीवी रेशियो को एक यूनिट के सेलिंग प्राइस पे अप्लाई करेंगे तो कंट्रीब्यूशन भी एक यूनिट का ही आएगा, नहीं? तो हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 अगर करें, अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा बता दो कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। कितना है भाई हमारा, 10 रुपए का सेलिंग प्राइस है, 20% से मल्टीप्लाई कर दोगे 2 रुपए आ जाएगा। बी इज द आंसर। जिन्होंने ये दोनों क्वेश्चंस पहले से ही कर लिए थे, फ्री बैठे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ट्राई करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ट्राई करो। कई बच्चे के आंसर हमने निकाल दिया, बढ़ो आगे बढ़ो। आइए जरा देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको यहाँ पर सेल्स दिया हुआ है और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दिया हुआ है, और हमसे वेरिएबल कॉस्ट मांगी है। तो क्या प्रॉब्लम है, वेरिएबल कॉस्ट निकालना होगा तो क्या करोगे आप, सेल्स को वीसी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। सेल्स हमारा कितना है यहाँ पर 50,000 और वीसी रेशियो है 80%, हमारा वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा 40,000 रुपये। खत्म। कौन सा आंसर है भाई 40,000? सी इज द आंसर। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। मेरे पास कई बच्चों का क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आया लेकिन वो गलत आ रहा है। वो बच्चे एक बेवकूफ़ी कर रहे हैं यहाँ पर। वो क्या कर रहे हैं, वो इस बात को देख ही नहीं रहे कि वो सिर्फ रेशियो 40%, 5 का 40%, 2 रुपए बोले जा रहे हैं। अरे भाई 40% ध्यान से देख तो लो, है क्या, पीवी रेशियो है, और मांगा उसने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। सेल्स को वीसी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तब वेरिएबल कॉस्ट आएगा ना, सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करके तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा। उसने मांगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है लेकिन दिया पीवी रेशियो है। तो यहां पर हमें क्या काम करना पड़ेगा, पहले हमको यहां पर वीसी रेशियो निकालनी पड़ेगी। हालांकि 2 तरीके हैं, मैं फटाफट से दोनों तरीकों से करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, हम यहां पहले वीसी रेशियो निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, 100% माइनस पीवी रेशियो, 100% माइनस 40%, या तो पहले ये निकाल लो, और उसके बाद जो हमें यहां पर सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है उसको वीसी रेशियो से मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा, क्योंकि सेलिंग प्राइस पर यूनिट पे अप्लाई करेंगे, ऑफ कोर्स वेरिएबल कॉस्ट भी सीधा क्या निकल के आएगा, पर यूनिट ही आएगा। 5 रुपए का 60%, कितना आया, 3 रुपए। कई बच्चे कह रहे हैं सर क्या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं? बिल्कुल, एक और भी तरीका है। आपको पीवी रेशियो दे रखा है ना उसने, तो आप पीवी रेशियो की मदद से पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालोगे, 5 को 40% से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 रुपए आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और ये बात तो आप भी जानते हो, सेलिंग प्राइस में से वीसी माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है। सेलिंग प्राइस हमें पता है, वीसी नहीं पता, कंट्रीब्यूशन पता है, तो वीसी निकल जाएगा, वीसी यहाँ आ गया, ये यहाँ चला गया, 5 माइनस 2 3, जैसे मर्जी कर लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हमारा सही आंसर हो गया बी, करेक्ट आंसर इज बी। इसको नोट कर दो आप, दोनों तरीके से नोट करना। नोटिंग पे देखो बार बार बोलता हूँ भाई, कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए मुझे। अगर आप अपने नोट्स खराब बनाओगे बाद में आप ही को दिक्कत होगी। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, क्लासेस खत्म हो जाती है ना, फिर मुझे कई बार मैसेज आते हैं बच्चों के, सर प्लीज़ वो उस वाले क्वेश्चन की फ़ोटो खींच के भेज दोगे क्या, पहले क्यों नहीं बनाया। बहुत बाद में नोट्स की ऐसी तैसी करने पर बाद में फिर सीधे सीधे पूरा एग्जाम पे आपका असर पड़ता है। तो पहली बार जब लिखो तो पूरा लिखो, एक एक पॉइंट लिखो। नोटिंग जब मैं अच्छे से करवा रहा हूँ तो आपको क्या दिक्कत है, रिविजन करते वक्त अपना शॉर्टकट लगा लेना। अभी थोड़ी क्या ज़रूरत है, अभी तो नोट्स पूरे बनाओ। जितना लिखूं, बल्कि मेरे से ज़्यादा लिखना चाहिए आपको। जो बातें मैं वैसे ही बोल देता हूँ और आपको सुनने में अच्छी लगी, वो भी अपनी भाषा में लिख लो कहीं आसपास।
चलिए आज की क्लास ना हम यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। अगला जो मुझे कॉन्सेप्ट कराना ना, उसके लिए मुझे एक कॉन्टिन्यूटी चाहिए। अगर मैं वो आज शुरू कर दूंगा तो ब्रेक आ जाएगा, तो फिर वो थोड़ा सा दिक्कत आएगी समझने में। तो क्यों ना उसको अगली क्लास में शुरू करेंगे और अगली क्लास में विदाउट ब्रेक उसे बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, तो हम अपनी आज की क्लास यहाँ पर वाइंड अप कर रहे हैं। आज की क्लास देखा आपने कि हमने बहुत लाइट रखी, बहुत कुछ ज़्यादा हैवी नहीं किया, पर इंपॉर्टेंट जरूर किया। पीवी रेशियो जैसे मैंने कहा इस चैप्टर की जान है, इस चैप्टर का फाउंडेशन है। आने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे, पीवी रेशियो जाने जाने बीच में बार बार अपनी टांग अड़ाएगी और डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमें यूज करनी पड़ेगी। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने किया। एक छोटी सी बात और, आपको याद होगा स्टार्टिंग में ना हमने कुछ फीचर्स लिखे थे मार्जिनल कॉस्टिंग के। ये पहला फीचर तो समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पर कॉस्ट को क्लासीफाई किया है, किस में क्लासीफाई किया है, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट में। फिर यहाँ पर एक बात लिखी है कि वेरिएबल कॉस्ट का एक और भी नाम होता है प्रोडक्ट कॉस्ट। क्यों भी? क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट ज्यादा बनाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, प्रोडक्ट कम बनाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट कम लगेगी। तो बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट को हम प्रोडक्ट कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब इस पे एमसीक्यू भी आया, मान लो वो पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, तो 4 आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से जो वेरिएबल कॉस्ट ना दिखे उसको टिक करके आ जाएंगे। ऐसे ही फिक्स कॉस्ट का भी एक और नाम है पीरियड कॉस्ट। समय से रिलेटेड जो कॉस्ट है उसको हम फिक्स कॉस्ट बोल देते हैं। इसका कनेक्शन समय के साथ है। मतलब क्या सर? जैसे ही महीना पूरा हो जाएगा आपका लैंडलॉर्ड बाहर किराया मांगने के लिए खड़ा हो जाएगा। जैसे ही महीना पूरा होगा एम्प्लॉई सैलरी मांगना शुरू कर देंगे। महीना पूरा होते ही बिजली का बिल आ जाएगा, इंटरनेट का बिल आ जाएगा, टेलीफोन का बिल आ जाएगा। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसका कनेक्शन समय के साथ है, पीरियड के साथ है, इसलिए इसका एक और नाम क्या पड़ जाता है? पीरियड कॉस्ट। तो आप भी ना इसको ऐसे ही हाईलाइट कर लीजिए, इसको अंडरलाइन करके आप भी ऐसे हाईलाइट कर लीजिए। इसके बाद फिर हमने वेरिएबल कॉस्ट के बारे में लिखा, फिक्स कॉस्ट के बारे में लिखा, जिसका डिस्कशन हमने कर लिया था। फिर हमने लिखा सीवीपी एनालिसिस के बारे में, जिसका डिस्कशन अभी चल रहा है। C stands for cost, V stands for volume, P stands for profit। कॉस्ट के हमने 2 टुकड़े करे थे, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। फिर हमने एक इनकम स्टेटमेंट बनाई, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके फिर हमने उसको एक नाम दिया। क्या नाम दिया? कंट्रीब्यूशन। उसे कंट्रीब्यूशन क्यों बोला? क्योंकि हर एक यूनिट जो हम बेच रहे हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स रिकवरिंग फिक्स कॉस्ट, और जो बच जाता है उसको हम प्रॉफिट बोल देते हैं। वो 10-6-4 वाला आपको एग्जाम्पल याद होगा। हर एक पेन जो हम बेच रहे थे वो 4 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा था टुवर्ड्स रिकवरिंग फिक्स कॉस्ट, और जो बच जाएगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। फिर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद फिर हमने वीसी और पीवी रेशो का डिस्कशन किया। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो जो है उसके हमने 4 फॉर्मूलाज डिराइव किए। पहला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, दूसरा 1 माइनस वीसी रेशो या 100% माइनस वीसी रेशो, तीसरा चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल। और क्योंकि कंट्रीब्यूशन का चेंज और प्रॉफिट का चेंज सेम ही होता है तो एक चौथा फॉर्मूला और डिराइव कर लिया था हमारा, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। इनको हमने मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया था। वीसी रेशो के 2 फॉर्मूला, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल और दूसरा 1 माइनस पीवी रेशो। ये सब हमारा आज की क्लास का बेसिक डिस्कशन था। यही डिस्कशन अब आगे जाके और यूज भी होगा, आगे जाके नई बातें भी आएंगी और इन सब का रेफरेंस भी आएगा। तो प्लीज आज की क्लास आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा अगली क्लास को देखने से पहले। इस कोविड के टाइम से प्लीज अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा और मिलेंगे अब अगली क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।